सो ग्रेविटेशन, ओके। और ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट आपका लॉ आएगा, एक तो हम पढ़ चुके हैं पहले, हाँ, केपलर्स लॉज पढ़ चुके हैं। अब है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्योंकि न्यूटन ने डिराइव किया था इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह देते हैं। ठीक है, वो हाँ जी, तो पहले इसको लिख लें फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा। ओके, कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स attracts every other particle towards it. Okay, with a force F, which is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, तो अब जरा सी इसको समझते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन says every particle of universe attracts every other particle towards it with a force F, which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. तो मान लीजिए मेरे पास बेटा दो पार्टिकल हैं m1 m2, ओके। छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, इनका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अभी लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा बेटा, जो लॉ बना वो पार्टिकल्स के लिए था, बाद में इसे बॉडीज पे अप्लाई कर दिया गया। और लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका r। क्लियर? तो m1 m2 दोनों मास को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और जितना आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फोर्स उतना कम होगा स्क्वायर के, मतलब डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात न्यूटन साहब ने कही। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, इफ वी कंबाइन दीज टू एंड रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहां पर हमारे आ जाएगा F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर G is a constant। और बेटा पूरे यूनिवर्स में ये सेम रहता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, ओके। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, ये याद होनी चाहिए। ठीक, तो G की वैल्यू जो है
6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो डैश है ये माइनस नहीं है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का। नहीं बेटा, डेरिवेशन नहीं है इसका। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे आया वो तो कैपलर्स लॉ से के साथ रिलेट होके आता है, बट ये सारे लॉज जो हैं इनका डेरिवेशन नहीं होता। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, हाँ, जितने भी लॉज बेटा बने ना, जैसे साइंटिस्ट थे तो न्यूटन साहब ने क्या किया, वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि पेड़ से जो है वो एप्पल टपका, ऐसी कहानियां हैं, है ना। तो पेड़ से जब वो गिरा तो ऐसा थोड़ी कि उससे न्यूटन साहब की स्टडी से पहले एप्पल ऊपर जा रहा था या साइडवेज जा रहा था, गिरता तो हमेशा अर्थ पे ही था। क्लियर। तो हाँ, न्यूटन ने उसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद खुद से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये साइडवेज क्यों नहीं गया, और फिर उसको आंसर करने की कोशिश की विथ एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिक, एक्सप्लेनेशंस। ये सारी चीजें जब आई तो फिर जाके एक थ्योरी बनी जिसे आज आप पढ़ रहे हैं। कई बच्चे तो कहते हैं सर, ना उस दिन सेब गिरता, ना न्यूटन देखता, ना ये थ्योरी पढ़नी पड़ती। ओके, न्यूटन नहीं देखता तो कोई और देख लेता, उसमें क्या है। चलिए, तो ये नोट हो गया। हाँ जी। ओके ओके, आराम से कर लीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ये है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, दूर दूर भी बॉडीज हो, जैसे सन है और अर्थ है, सन है कोई और प्लेनेट है, अर्थ है, मून है, कोई भी दो पार्टिकल उनके बीच कांटेक्ट हो या ना हो, ये फोर्स एप्लीकेबल है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब जरा देखते हैं सेकंड पॉइंट, नोट कीजिएगा। ये बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और आज के बाद एक चीज याद रखिएगा बेटा, जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो सब के सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच भी जो फोर्स होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है, एक नेगेटिव चार्ज यहां रखा है, ठीक है, इसको कूलम ने डिराइव किया था। ठीक, तो कूलम्स लॉ जो है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो आपका है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है जी। चलिए, तो फिर एक पॉइंट और लिखते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो होता है, दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस। ये ना, दो हमने मास लिए थे ऐसे करके, m1 और m2। तो अगर आप m2 पे फोर्स देखेंगे तो m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा। लेट्स से दिस फोर्स इज F। m1 को m2 अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल, अगर इसको आप कहोगे एक्शन तो ये क्या है?
रिएक्शन, बिल्कुल जी। ठीक, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। थोड़ी देर के बाद और इस पे बात करेंगे। एक पॉइंट और लिखिए, ये है बेटा, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देते, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है। और फिफ्थ है बेटा, ये थोड़ा सा अभी के लिए आपका कंफ्यूजिंग कई बार रहता है, इट इज अ वीक फोर्स, बिकॉज जी की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, जी इज वेरी स्मॉल। ये अभी आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा थोड़ी देर में। जी इज वेरी स्मॉल, सो इट इज अ वीक फोर्स। अब बेटा एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, या आप एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, जिस भी फॉर्म में लिखना चाहें आप, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी आप कहना चाहें। तो इस पे जरा सी देखते हैं, ठीक। तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? हाँ जी, पहला एग्जाम्पल जो हमारा है, जहां से हमने शुरुआत की थी बेटा, हमारा सोलर सिस्टम जो है उसकी जो बाइंडिंग है, ठीक है ना, हमारे प्लैनेट्स जो सन के साथ बाउंडेड हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके, क्लियर, वेरी गुड। सेकंड लिखिएगा, होल्डिंग और बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या हमारी भी बाइंडिंग जो है विद अर्थ, ठीक है। हाँ जी, ये भी ग्रेविटेशन के थ्रू है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आप लोगों के मैं रीडिंग पढ़ रहा हूं, मैं अभी देख लिया मैंने, उन ऑर्डर में आ रहा हूं, ऑर्डर में आ रहा हूं। यस अरुष, आपका आंसर सही है, नकुल का भी सही है, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, हाँ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बेटा, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो भी इसी वजह से बाउंडेड। अर्थ का एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशन की वजह से, गैसेस है ना वो सब अट्रैक्टेड हैं अर्थ की ओर। ओके। अब वो जो मून देखते हो ना, हाँ जी, मून बाइंडिंग विद अर्थ या बाउंडेशन, जो भी आप लिखना चाहें, अदरवाइज मून कहीं और चला गया होता, एक बार दिखता उसके बाद नजर ही नहीं आता, ठीक है। यस यस यस। ओके, टाइड से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो रेन फॉल है, वाटर ड्रॉपलेट जो अर्थ की ओर आती है ना, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नहीं होता तो बारिश की बूंदे नीचे आती ही नहीं। ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा है हाई टाइड, या टाइड्स ही लिख लीजिए, हाई टाइड एंड लो टाइड, दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ, हाँ, ग्रेविटेशनल पुल ऑन वाटर ड्यू टू मून। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेटा, खत्म ही नहीं होंगे। बिना ग्रेविटेशन के तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हाँ, रिवर फ्लो करती है ना हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर, वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशन है।
और हाँ जी, सैटेलाइट, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया किसी ने। सैटेलाइट का जो रिवॉल्व करते हैं बेटा, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट जो घूम रहा है, सैटेलाइट पे जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ठीक है, तो अगर किसी का एग्जाम्पल कवर ना हुआ हो इसमें तो परेशान मत होइएगा। ठीक, ओके ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया कि सर मून को भी अट्रैक्ट कर रखा है, अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रखा है, तो फिर ये फोर्स वीक फोर्स कैसे है? ओके बेटा, ये वीक फोर्स इसलिए बेटा, जब हम बात करते हैं तीन फोर्सेस की बात अभी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तीन क्या दो ही ले लेते हैं। एक हम फोर्स ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं ग्रेविटेशन की। अब अगर बेटा आप देखें इलेक्ट्रॉन को, सपोज आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, या आपके पास एक प्रोटॉन है, इसको मैं P प्लस लिख रहा हूं, वैसे E प्लस लिखा जाता है बट आपको समझाने के लिए मैं P लिख रहा हूं, और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आपको पता है ये एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं। एटम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, इनके मास बहुत कम होते हैं, तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे, सपोज ये R डिस्टेंस पर हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा दैट इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा और क्लियर आपको होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है ये अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूं, 10⁻40 टाइम्स मोर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक, तो आगे यहां बिल्कुल आगे आपको क्लियर होगा ये, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो बहुत सिंपल है। हमारे पास एक पार्टिकल है 1 kg का, और एक और पार्टिकल है 1 kg का, और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये है 1 मीटर। ठीक है ना, 1 kg हल्का मास नहीं होता, आपने फील किया होगा, ऑब्वियसली आप फील तो जो है फोर्स करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स F बिटवीन दीज टू। थोड़ा सा लार्ज कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। 1 kg के दो मास हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, व्हाट इज द फोर्स? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है बस। हाँ जी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F जब हम निकालेंगे तो G की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, कुछ और मत लिख देना। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये समझ में आया? अब सोचिए दो 1 kg के मास थे और उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है? वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻11 न्यूटन में, जबकि इतना बड़ा मास था। ठीक है,
हाँ, अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। अब आपको जो लगता है कि सर अर्थ ने तो हमको इतने ज्यादा फोर्स से खींचती है कि हम नहीं जाते, बिकॉज वो अर्थ खींच रही है और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ एक एक्सेप्शनल बॉडीज में से बेटा, मेरी आपकी तरह थोड़ी है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा मास बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए आपकी बॉडी ले लेते हैं। एक आप हो 40 केजी के, पॉइंट की तरह ट्रीट किया आपको, और एक और आपके फ्रेंड हैं, चलिए उनको मान लेते हैं 50 केजी के, और दोनों के बीच का भी डिस्टेंस मैं सिंपल सा ही ले रहा हूं, 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, आप दोनों बैठे हुए हैं। आप अपने फ्रेंड को किस फोर्स से एक पुल करेंगे? ओके, हाँ जी, व्हाट इज द फोर्स? जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। मैं देखना चाहता हूं आप कितना टाइम ले रहे हैं। अर्थ इस 1 केजी के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? द फोर्स exerted on 1 kg block placed at the surface of Earth. Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Radius is 6400 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं बेटा कि हमें गिवन क्वांटिटीज हमारी क्या क्या है। फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे। ओके, तो गिवन क्वांटिटीज हमारी क्या है? तो M1, चलिए इसको 1 kg ले लेते हैं। ठीक है जी। M2, अर्थ का मास हो गया 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है, और जो डिस्टेंस है R जिसे आप कहते थे, वो कितना होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ, डिस्टेंस कितना होगा अर्थ और? वेरी गुड नकुल, वेरी गुड बेटा। देखो ना, अभी जब ऊपर हमने बात की थी ना, न्यूटन्स लॉ किसके बराबर था? ओ, न्यूटन्स लॉ किस पे एप्लीकेबल था? पॉइंट मास पे कहा था ना, M1 और M2। अब ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी आएगी, जैसे अर्थ हो गया या कोई प्लेनेट हो गया या सन हो गया, हाँ बिल्कुल पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल था, तो अब हम क्या करेंगे, उसके सेंटर पे मास एज्यूम कर लेंगे। सारा का सारा मास कहां है? सेंटर पे। ठीक है, तो अर्थ का मास एज्यूम कर लेंगे उसके सेंटर। तो अब जो डिस्टेंस काउंट होगा वो इसके सेंटर से काउंट होगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये रहा। क्लियर? तो अब देखना, यहां पे किलोमीटर लिखा हुआ है बेटा, ये आपका हो जाएगा 6.4 इंटू 10 to the power 3 किलोमीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर। ये समझ में आ गया तो आगे चलेंगे बेटा। ओके, ओके, हाँ जी, ये क्लियर है सबको? चलूं आगे? ओके, अब बेटा मैं वो फोर्स लिख रहा हूं जिसका फॉर्मूला हमें पता है, और जैसे ही आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, आधे लोग तो कहेंगे सर मैं नहीं कर रहा। F इज इक्वल टू जी M1 M2 by R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपका था 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू M1 क्या था? 1 into 6 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 6.4 इंटू 10 to the power 6 का होल स्क्वायर।
आधे लोग तो ये कैलकुलेशन देख के भाग जाते हैं। ओके, अब बेटा यहां पर एक ट्रिक काम आ जाती है। ठीक, वो ट्रिक क्या है अरुष जो आप भेज रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है गलत आएगा आंसर। इतना लंबा चौड़ा आपने कैलकुलेट भी किया, लेकिन ये आंसर मुझे लग रहा है कि शायद गलत आ जाए, आई एम नॉट श्योर। इसके लिए बेटा एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। देखिए 6.67 से मल्टीप्लीकेशन बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आता है, लेकिन टाइम लेगा। ये बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको लिख दीजिए 20/3। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? आया तो जल्दी से रिस्पांस दे दो। 6.67 को 20/3 लिख देना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे। उससे क्या होगा ये देखो, 20/3 इंटू 6 into 10 to the power 24 minus 11/6.4 into 10 to the power, इसको स्क्वायर कर लेंगे, 10 to the power 12। ये समझ में आया? अब देखो ये तो 3 से ये कट गया, कैलकुलेशन अब वो साइड में नहीं जाना पड़ा। इसके लिए तो जाना पड़ेगा, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा बेटा, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट वो 6.67 से जो भी कैलकुलेट करके आता, उससे जो मल्टीप्लीकेशन था वो बहुत इजी हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लीकेशन वर्बली हो जाता है और 3 से डिवीजन भी वर्बली हो जाता है। तो ये आपका टाइम बचा देगा। ठीक, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, 40, ठीक है, इंटू 10 to the power 24 माइनस 11 माइनस 12, और नीचे 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो 40.96 आ जाएगा। नहीं, आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको याद भी कर लेना बेटा, क्योंकि ये अर्थ और अर्थ के रेडियस जो है ना, वो उसका स्क्वायर बहुत जगह यूज में आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो 40.96 आ जाएगा। क्लियर? और इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका आ गया 40 into 10 upon 40.96। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 9.76 कुछ 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 आएगा। ठीक है, और ये ही आपका होता है 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? फोर्स बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, तो अब आपका, ओहो, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको निकालना है फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, अर्थ का मास आपको दे देता हूं 6 into 10 to the power 24 kg, और अर्थ में बड़ी नहीं दिखा रहा हूं आपको बेटा, मैं पॉइंट की तरह, मतलब ये अर्थ का सेंटर है। ठीक, और यहां पे आपका मून है, मून का मास लिख लीजिएगा 7.4 into 10 to the power 22 kg, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक आइडिया भी दे दूं, ऐसे करके अर्थ बनी होगी और ऐसे मून होगा। ठीक है, हाँ जी, तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको नोट कीजिए, 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। हाँ जी, ये आपके वैल्यूज आपको दी गई हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे कोई रेफरेंस बुक हो। क्लियर? हाँ,
Okay, okay. Now can you hear me clearly? Okay, okay, okay. Nakul is saying yes, Aditya is saying no. ये हो क्या रहा है? This is my Earth. Mass is this much. This is my Moon. Okay, ये मास दिया हुआ है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. क्लियर है? अगर ये किलोमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलिए. फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून. ओके, अरुष कुछ कैलकुलेशन का गड़बड़ है? चेक कर. हाँ जी. अब देखिए, अगर आप ये फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप अपने आराम से कीजिए, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं. जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, कुछ ऐसे लिख देंगे हम. ओके, तो हमें क्लियर रहेगा कि हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं. अब मैंने आपको बताया कि जी की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे. हाँ, कैलकुलेशन की इजी के लिए बेटा, वो है तो वही 6.67 ही है, उसको 20/3 लिख देंगे तो हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे. इनटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²4. अब आप देख रहे हैं जब भी अर्थ आएगी ना, ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे से एक 3 तो गया, एक डिवीजन की जो कहानी थी वो तो खत्म हो चुकी है. ओके, मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर. ठीक, चलिए जी सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो जो चीजें कट रही उनको काट देते हैं. ओके, बाकी कुछ कटता दिख नहीं रहा है, तो आगे लिखें क्या होगा. ओके, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा 4 इंटू 7.4. देखना क्या किया मैंने. मैंने एक ये 2 ले लिया, एक ये 2 ले लिया और एक ये 7.4 ले लिया. ठीक है, एक जीरो बच गया मेरे पास. इसको मैंने 10 की पावर के साथ किया तो ये मेरा आ गया 10 की पावर 22 प्लस 1 माइनस 11 अपॉन, हाँ जी, यहां कितना है 3.84 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻16. ठीक है. अच्छा, एक 24 भी तो है, ओहो इसको तो भूल ही गए, प्लस 24 भी है बेटा. हाँ जी, शौर्य बोरा, बिल्कुल सही आंसर आया बेटा आपका. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत भारी कैलकुलेशन, इसीलिए तो कहा था 20/3 कर ले. अब बाकी कुछ तो करना ही पड़ेगा. अब ये तो 4 से मल्टीप्लीकेशन तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, 4 7 28. ये तो मैं सीधे लिख सकता हूं 29.6. हाँ या ना. ठीक है, इनटू, अब पावर, पावर को डील करना बहुत आसान होता है. ये 20 है, ये 24 है, 46 हो गया, 46 में 1 ऐड किया 47 हो गया, ये 36 हो गया, ये आ गया आपका 10 की पावर 20. अब बचा 3.84. ये कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई, बाकी सब वर्बली हो गया. देखिए मैंने खुद आपसे कहा. अब आप यहाँ पे साइड में 3.84 इंटू 3.84 कर लीजिए. ठीक, ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा. और ये आपका 4 का स्क्वायर 16 से थोड़ा कम आना है. ओके, ये 15.4 के आसपास आपका आएगा.
सॉरी 15.4 नहीं, 15.4 से भी कम आएगा, 15 समथिंग आएगा, ठीक है। और जब आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब आपको एक तरीका बताऊं, कभी भी अर्थ और मून के बीच का फोर्स आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें वैसे ही याद रहेगा। ये सब लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। मैंने इजी करने का मेथड आपको बता दिया। आप यहां पे जो क्या लिखेंगे, यहां पे आप स्कूल में तो 6.67 ही लिखना बेटा, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। स्कूल में तो आप ऐसे ही लिख रहे होगे, बट साइड में कैलकुलेशन के लिए आपको इतना पता चल गया, ये आ गया, और उसके बाद यहां तक लाने के बाद सीधे आप ये वैल्यू डाल दो, ठीक है।